हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी उन्हीं बच्चों में से हैं जो 9th तो किसी तरह पास कर चुके हैं, लेकिन क्लास 10th में उन्हें केमिकल रिएक्शन फिर से डराने लगी है। तो फ्रेंड्स, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आज की इस वीडियो के बाद आपको इस चैप्टर से डर बिल्कुल नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली टर्म है केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो रिएक्शन को ऐसे समझ सकते हो आप, जैसे हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए रहता है। हमें चाय पत्ती चाहिए, हमें दूध चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें चीनी चाहिए। तो जो जो चीजें हमें चाय बनाने के लिए चाहिए हम उसको बोल सकते हैं रिएक्टेंट। और जब हम इसको चूल्हे पे पका देते हैं तो अल्टीमेटली हमारे पास चाय बन जाती है, जिसे हम लोग बड़े चाव से पीते हैं। तो वो हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कोई भी प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इजी हो गया। उसके बाद एक टर्म आती है केमिकल इक्वेशन। तो फ्रेंड्स, किसी भी केमिकल रिएक्शंस को अगर हम सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो हमने कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन कराया, ठीक है, दोनों को रिएक्ट कराया और प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO2 बनेगा। लेकिन इसको अगर हम लोग अल्फाबेट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो ठीक है, देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2। ठीक है, तो यहां पे कार्बन के लिए हमने कैपिटल C यूज करा, ऑक्सीजन के लिए O यूज करा। तो ये क्या है, सिंबल्स ही है। और ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है, और ये रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर क्या बनाया है, हमारा प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन इसी को बोलते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर हम सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो बहुत सारी टाइप्स है हमारे पास। पहला टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब भी कोई दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यही एग्जांपल उसमें भी यूज हो जाएगा। देखो जरा कि इसमें क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं, मिल रहे हैं, उसके बाद एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, इजी हो गया, ये फर्स्ट टाइप हो गई। सेकेंड टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब देखो, डीकंपोजिशन नाम से क्लियर हो रहा है कि कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें देखो ये हमारे पास क्या है, CaCO3 है। CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ये अगर हम इसको हीट करेंगे ना, हीट का सिंबल ऐसे ट्रायंगल बना सकते हैं, नहीं तो सिंपली आप हीट ऐसे लिख भी सकते हो, या तो हीट लिख दो या तो ट्रायंगल्स बना दो, सेम ही बात है। तो ये टूट के क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, तो देखा ना, एक जो रिएक्टेंट है ये टूट के दो डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है ये भी तीन टाइप की होती है। तो डीकंपोज तीन तरीके से हो सकता है। नंबर 1 क्या है, ये हीट से देखा हमने, हीट से जो भी डिकम्पोजिशन होती है इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं इसको, क्या कह सकते हो, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल। ठीक है, उसके बाद दो टाइप और होती है, वो देख लेते हैं। इसी में सेकंड टाइप होती है इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके। ठीक है, तो एग्जांपल में देखें, जैसे मान लो पानी है, ये लिक्विड स्टेट में है, अगर हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, अगर हमने क्या करा, इसमें से बिजली पास कराई, तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग हो जाएगा, और ये दोनों किस फॉर्म में होगी, गैस फॉर्म में। तो इसमें भी देखो टूट रहा है ना, एक पानी है वो टूट गया दो प्रोडक्ट्स में। थर्ड इसकी टाइप होती है सनलाइट। ठीक है,
कि सनलाइट के थ्रू कैसे होता है ये, ठीक है। तो सनलाइट के थ्रू एग्जांपल देखो, AgCl, इसको 2AgCl, सनलाइट ऊपर लिखो, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में टूट के क्या बनता है 2Ag प्लस Cl2। अब इसमें देखो क्या है, जो हमारा AgCl है जब इसको सनलाइट की प्रेजेंस में होगा ना ये, तो क्या होता है Ag प्लस Cl2 में क्या करता है, टूट जाता है। तो वही चीज है, डिकम्पोजिशन का मतलब ही क्या है, टूटना। तो फर्स्ट टाइप है थर्मल, अगर हीट होगा तो थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे, अगर इलेक्ट्रिसिटी होगी तो इलेक्ट्रोलाइटिक बोलेंगे, अगर सनलाइट वाली है तो ये रिएक्शन देख लो, ठीक है, सनलाइट से कैसे हो रहा है। तो तीन टाइप की हमारे पास डिकम्पोजिशन है। उसके बाद एक रिएक्शन आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से क्लियर हो रहा है कि कुछ ना कुछ को डिस्प्लेस कर देंगे, मतलब किसी को हटा देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, मतलब हटा देता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो हमारे पास आयरन है Fe प्लस CuSO4, कॉपर सल्फेट है, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो अगर हम लोग देखें कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन जो होता है वो कॉपर के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस कॉपर को डिस्प्लेस करके सल्फेट के साथ बॉन्ड बना लेगा और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आयरन जो है वो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। अब ये भी जो भी रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होनी चाहिए, लर्न कैसे करोगे, चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर एक टेबल दे रखा है रिएक्टिविटी सीरीज, उसको आप देख के याद कर सकते हो कि हाँ भाई कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। जो सबसे उस टेबल में सबसे ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है, और जो डाउन द टेबल है उसे वो क्या है, लेस रिएक्टिव है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। फोर्थ टाइप है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ टाइप क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें देखो, डिस्प्लेसमेंट में क्या था, एक यहाँ पे अकेला कोई एलिमेंट था, उसने किसी एक कंपाउंड को क्या करा, अलग कर दिया। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में एग्जांपल देखो, इसमें क्या है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड। इसमें क्या होगा ना, देखो सबसे पहले ये जो आपको कंपाउंड दिख रहा है इसमें दो पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग कटायन, ये पॉजिटिव होता है, और जो सेकंड वाला पार्ट होता है ना वो होता है अनायन। सिमिलरली इसमें भी ये क्या होगा, कटायन, और ये क्या होगा, अनायन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, पहले वाले कंपाउंड का जो कटायन है वो अगले वाले कंपाउंड के अनायन से जाके मिल जाता है, और सिमिलरली जो सेकंड वाले का कटायन होगा वो पहले वाले के अनायन के साथ जाके मिल जाएगा। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, दोनों के दोनों कंपाउंड में शफलिंग हो जा रही है, दोनों के दोनों कंपाउंड में क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वो रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस हो, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो इसका कटायन इसके अनायन से मिलेगा तो क्या बन जाएगा, NaCl, ठीक है, प्लस इसका कटायन और इसका अनायन अगर मिलेगा तो क्या बन जाएगा, BaSO4 बैरियम सल्फेट। तो देखा ना, इसमें क्या हो रहा है, दोनों के दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आयंस एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक टाइप आती है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन कंबाइन कर जाता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखा था ना, C+O2, देखो उसमें ऑक्सीजन कंबाइन कर गई थी। तो फिर से देख लेते हैं इस एग्जांपल को, C+O2 जो है वो क्या बन जा रहा था, CO2। तो इसके अंदर ऑक्सीजन आ गई ना, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन कंबाइन करे, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि वो रिएक्शन जिसके अंदर हाइड्रोजन रिमूव हो। दोनों बातें हो सकती है, या तो हाइड्रोजन रिमूव हो या तो ऑक्सीजन ऐड हो। तो ऑक्सीडेशन में एक दो बातें लिख सकते हो,
या तो एडिशन किसका हो, ऑक्सीजन का हो, या फिर रिमूवल किसका हो, हाइड्रोजन का हो। ठीक है, तो अगली टाइप ऑफ रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन इसका ठीक इसका उल्टा होता है। रिडक्शन, रिडक्शन में क्या होता है, इसमें क्या पढ़ा ऑक्सीडेशन में हमने कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। लेकिन रिडक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है वो होती है ऐड और जो ऑक्सीजन है वो होता है रिमूव। तो रिडक्शन ठीक है इसका उल्टा हो गया ना। तो एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लो हमारे पास क्या है N2 प्लस 3H2। तो देखो हाइड्रोजन आ गया ना, ऐड हो रहा है, और ये हमारे पास क्या बना देता है, अमोनिया। क्या बना देता है, अमोनिया। ठीक है, तो रिडक्शन क्या होगी, जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, और ऑक्सीडेशन क्या होगी, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ठीक है, अब एक रिएक्शन ऐसी आती है जिसके अंदर दोनों के दोनों एक साथ हो रहे होते हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अगर डेफिनेशन की बात करें तो कैसे लिख सकते हो, redox reaction is a reaction in which oxidation and reduction occur simultaneously, मतलब एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्शन के थ्रू। देखो जरा, अब यहाँ पे रिएक्शन को ध्यान से देखो। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या बताया था, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो H2 है ये तो बेचारा अकेला है, लेकिन इधर अगर प्रोडक्ट साइड हम देख पा रहे हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो गया है, H2O में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन में क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गई है। तो अगर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गई है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना कि ऑक्सीडेशन हो गई है ना, बोल सकते हैं ना ऑक्सीडेशन हो गई है। उसके बाद इसमें देखो, ये हमारा कॉपर ऑक्साइड है, CuO है। अगर इसमें से देखो क्या हो रहा है, ये Cu हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसमें पहले ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन हट गया है। तो रिडक्शन का मतलब क्या बताया था, जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो या फिर हाइड्रोजन ऐड हो। तो इस रिएक्शन में देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल गई है तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो देखो वही बात हो गई ना कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद दो टाइप की रिएक्शंस और है, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर हीट इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है। ठीक है, तो उसे बोलेंगे एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर हीट लगती है। जैसे मान लो चाय बना रहे हैं ना, तो चाय बनाने के लिए हमें चूल्हा जलाना पड़ता है, तो इसमें हीट लग रही है, तो वो क्या है, हमारा एंडोथर्मिक कह सकते हो। और एक्सोथर्मिक क्या मतलब क्या है, जब चाय बनती है तो ऊपर से हीट निकल रही होती है, बाहर निकल रही होती है, तो वो हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट जो हमेशा पेपर में आता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे। ठीक है, और बच्चों को इसी में थोड़ा डाउट होता है तो इसको ध्यान से समझना। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं। तो बैलेंस का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट साइड कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है तो उसके जितने एटम रिएक्टेंट साइड होंगे ना, उतने ही प्रोडक्ट साइड भी होने चाहिए। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखो जरा, यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 रिएक्ट करके प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, Na2SO4 प्लस H2O। तो बैलेंसिंग का मतलब ये है ना कि जैसे मान लो सोडियम है, तो अगर सोडियम लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट साइड अगर एक है तो राइट हैंड साइड मतलब प्रोडक्ट साइड उधर भी क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो बैलेंसिंग का मतलब क्या है कि दोनों तरफ हमारे जो एटम्स हैं उनका नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो बैलेंसिंग के लिए हमें क्या करना है,
जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं ना, उनमें से ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन है इसको बाद में बैलेंस करना होता है। सबसे एंड में हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं और सेकंड लास्ट पे किसको बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को। उसके अलावा बाकी जो भी एलिमेंट्स है पहले उसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो पहले देखो सोडियम, तो सोडियम इधर कितना है, 1 है, राइट हैंड साइड कितना है, 2 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को इक्वल करना है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे 2 लगा सकते हैं, ठीक है। 2 को बीच में कहीं नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर बीच में लगाएंगे तो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, प्रोडक्ट तो चेंज हो जाएगा ना। तो हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में 2 लगाना है। अब ये जो 2 है वो Na के साथ भी है, ऑक्सीजन के साथ भी है और हाइड्रोजन के साथ भी है। फिलहाल के लिए हमारे पास सोडियम जो है वो बैलेंस हो गया, मतलब नंबर इक्वल हो गया, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। उसके बाद देखना है सल्फर, तो सल्फर देखो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड 1 है और राइट हैंड साइड भी क्या है, 1 ही है, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, हमें कुछ भी नहीं करना। उसके बाद हमें क्या देखना है, ऑक्सीजन को देखना है। ऑक्सीजन इस साइड देखो कितने हैं, ये जो 2 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई था ना, तो इधर तो 2 हो गए हैं और इधर कितने हैं, 4 है। तो ओवरऑल हमारे पास इधर कितने हैं, 6 है ऑक्सीजन। और जो हमारे राइट हैंड साइड है वो कितने हैं, 4 इधर हो गए और 1 इधर हो गया। तो इसको हमने 6 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 आगे लगा देते हैं। अगर हम 2 आगे लगा देंगे तो देखो 2 इधर हो गए और 4, ओवरऑल इधर भी कितने हो जाएंगे, 6, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जो हमारा ऑक्सीजन है वो भी बैलेंस हो गया है। अब लास्ट में है हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इधर देखो कितने हैं, 2 इधर हो गए और 2 इधर, टोटल कितने हैं, 4। हाइड्रोजन अगर लेफ्ट हैंड साइड 4 है तो राइट हैंड साइड भी कितने होने चाहिए, 4। तो ये देखो तो ऑलरेडी 4 ही है ना, ठीक है। तो इधर भी क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, देखो जरा। अब यहाँ पे जो रिएक्शन है वो BaCl2 प्लस H2SO4, प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, BSO4 प्लस HCl। इसमें सबसे पहले देखो बैरियम को Ba अगर इधर है तो उधर भी कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए ना। तो देखो यहाँ तो 1 ही है, ऑलरेडी बैलेंस है। उसके बाद देखो सल्फर, सल्फर इधर 1 है, इधर भी 1 ही है, तो ऑलरेडी बैलेंस है, कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद क्लोरीन, देखो क्लोरीन किधर है, कितने हैं, 2 है, और यहाँ पे तो क्लोरीन सिर्फ 1 ही है ना, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 लगा देना है। तो फिलहाल के लिए Cl भी क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। लास्ट में अब हमारे पास 2 एलिमेंट बचे हैं, वो कौन कौन से बचे हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को। तो देखो जरा, इधर कितने हैं, 4, यहाँ भी कितने हैं, 4। तो ऑक्सीजन जो है हमारा ऑलरेडी बैलेंस है। उसके बाद कौन सा रह गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, मतलब ये रिएक्शन ऑलरेडी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। तो बैलेंस किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बैलेंसिंग का मतलब आपको पता लग गया। उसके बाद 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गए इस चैप्टर के, पहला है कोरोजन और एक है रेंसिडिटी। कोरोजन का मतलब क्या होता है, जब भी कोई मेटल मॉइस्चर और एयर की प्रेजेंस में खराब हो रहा होता है, मतलब डिग्रेड होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा जंग लगता है ना लोहे में, तो जो जंग वाला वर्ड है, रस्टिंग वर्ड है, वो हम आयरन के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो कोरोजन वर्ड है ना, वो सारे एलिमेंट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो जब जंग लग जाती है तो आपको पता है कि जो मेटल की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कमजोर हो जाती है, मान लो ब्रिजेस है वो कमजोर हो जाएंगे, तो इससे हमें इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा लॉस होता है, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, जब भी हमारे फूड पार्टिकल्स में फैट्स और ऑयल्स जो प्रेजेंट होते हैं, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब ऑक्सीडाइज होते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारे फूड आइटम्स को रेंसिड कर देते हैं। रेंसिड का मतलब क्या है, उसका टेस्ट और स्मेल चेंज कर देते हैं। हम आम भाषा में कह सकते हैं जैसे बासी हो जाता है ना, जैसे रात का खाना अगर हमने सुबह रख दिया, तो अगर फ्रिज में नहीं रखा तो बाहर रख देंगे, तो उसका कभी स्मेल करके देखना आप, ठीक है, तो बहुत बदबू आती है उसकी, तो वो क्या हो जाता है, रेंसिड हो जाता है। इस चीज को बचाने के लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करते हैं।
एंटी का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी ऑक्सीडेंट। तो आप लोगों ने देखा होगा चिप्स के पैकेट्स होते हैं, उसमें इतना बड़ा चिप्स होता है लेकिन थोड़ा सा चिप्स होता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसमें बाकी सारी क्या होती है? हवा होती है। हवा कौन सी होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। और नाइट्रोजन गैस क्या है? एक एंटीऑक्सीडेंट है, वो हमारे चिप्स पैकेट्स को बचाता है ऑक्सीडेशन से, ठीक है? तो यही चैप्टर था, इजी था ना, समझ आ गया? ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।